हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें अभी आप देख रहे हैं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंडअप, जिसमें आपको मिलेगा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से आज के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक क्विक समरी, साथ ही साथ हाई पावर्ड एमसीक्यूज। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, मेरे वीडियो पर कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे कि जब जब मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ तब तक आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों देखिए, सब्सक्राइब करने से आपकी जेब से पैसे नहीं जाते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको किसी ना किसी वीडियो में मिल ही जाएगा, ऐसा है ना, जो कि किसी ना किसी घूमते फिरते किसी एग्जाम में एमसीक्यू में आ गया, किसी मेंस के आंसर राइटिंग में आपको फॉर्डर के तौर पे इस्तेमाल हो गया, कभी इंटरव्यू दे रहे हैं आप तब आपको कोई पॉइंट याद आ गया किसी वीडियो से, या ऐसे भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ पॉइंट अगर डिस्कस कर रहे हैं तो आप देखेंगे मेरी वीडियोज़ में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको ट्रेडिशनल ऐसे कोचिंग के वीडियोज़ में नहीं मिला करती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपने बारे में और ज़्यादा बात नहीं करता हूँ मैं, चलते हैं हम आज के हाई पावर्ड एमसीक्यूज़ पर। देख लीजिए, ये सारे आज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ये रैंडम एमसीक्यूज़ नहीं है, सिर्फ सारे आज के जो सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये वही हैं। तो इसमें आप देखिए कि इसके आंसर्स आपको वीडियो के एंड में जाके आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं हमारे सामने, कंपनीज फ्रॉम कंट्रीज दैट शेयर बॉर्डर विद इंडिया कैन इन्वेस्ट इन कोल माइंस थ्रू द ऑटोमेटिक रूट, और बी हैव टू टेक गवर्नमेंट परमिशन बिफोर इन्वेस्टिंग इन कोल माइंस, सी कैन नॉट इन्वेस्ट इन कोल माइंस, और डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपनी इज प्लानिंग टू बाई टिकटॉक, ए एप्पल, बी सैमसंग, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी अमेजॉन। जब तक आपका यूपीएससी प्री होगा तब तक शायद ये कन्वर्ट हो जाए कि विच कंपनी हैज़ बॉट टिकटॉक। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, द फर्स्ट 5G फोन्स वर अनवेल्ड बाई ए सैमसंग, बी नोकिया, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी गूगल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ जनधन बैंक अकाउंट्स इन इंडिया टिल डेट आर, ए 40 करोड़, बी 30 करोड़, सी 20 करोड़ एंड डी 10 करोड़। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, जॉन ह्यूम हु डाइड रिसेंटली हैड वन द नोबेल प्राइज फॉर, ए फिजिक्स, बी पीस, सी केमिस्ट्री एंड डी इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। सिक्स क्वेश्चन, इंडियन स्टेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इज, ए त्रिपुरा, बी नागालैंड, सी ओडिशा और डी छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, तो हम जब वीडियो के एंड में पहुंचेंगे तब हमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। साथ ही साथ वीडियो में अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो वीडियो के दौरान ही आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का जो ये आंसर है मैंने वीडियो के एंड में न डाल के इस एमसीक्यू के बाद ही डाल दिया है, ताकि जो लोग हमारे साथ एंड तक नहीं बने रहते हैं उन्हें भी आंसर्स मिल जाए। ये बात मैं भूल गया था। तो अब देखिए आंसर्स हम अभी देख लेते हैं। कंपनीज फ्रॉम कंट्रीज दैट शेयर बॉर्डर विद इंडिया आर, बी हैव टू टेक गवर्नमेंट परमिशन बिफोर इन्वेस्टिंग इन कोल माइंस। ठीक है, विच कंपनी इज प्लानिंग टू बाई टिकटॉक, माइक्रोसॉफ्ट इज प्लानिंग टू बाई टिकटॉक। उस न्यूज़ पर हम लोग बात करेंगे डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग है। द फर्स्ट 5G फोन्स वर अनवेल्ड बाई गूगल। द नंबर ऑफ जनधन बैंक अकाउंट्स इन इंडिया टिल डेट आर 40 करोड़, ये ऐसा अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डेटा रिलीज किया है। ठीक है, जॉन ह्यूम हु डाइड रिसेंटली हैड वन द नोबेल प्राइज फॉर पीस, इस पर भी हम डिटेल में आर्टिकल में बात करेंगे। फिर इंडियन स्टेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज इज ओडिशा, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जिसके पास सबसे ज़्यादा है जिस स्टेट में, वो ओडिशा है। मेरे एक पुराने वीडियो में इसके बारे में बात कर चुका था। साथ ही साथ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे उनको डिफाइन किया जाता है, ये भी मेरे पुराने वीडियोस में मैं बात कर चुका हूँ। अगर आपसे मिस हो गया है तो आप ज़रूर एक बार गूगल करके इसको याद करके रखिए, पीवीटीजीज पे इस बार एक क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आज का करंट अफेयर कैप्सूल है, जिसमें शॉर्ट में वो सारी न्यूज़ हम देख लेंगे जो कि फुल फ्लेजेड शायद एक आर्टिकल ना बन पाए। तो न्यू गवर्नमेंट डेटा सेंटर पॉलिसी इंक्लूड्स यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फॉर डे टू डे ऑपरेशंस। ठीक है, गवर्नमेंट की नई डेटा सेंटर पॉलिसी आ रही है, जिसमें कि उन्होंने अमॉन्ग अदर थिंग्स ये बात कहने वाले हैं कि जो डेटा सेंटर रहेंगे वो अपने डे टू डे ऑपरेशन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरह की एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करें, ताकि ज़्यादा उसमें कार्बन एमिशन ना हो उससे। ठीक है, कंट्रीज दैट शेयर बॉर्डर विद इंडिया वुड नीड प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग इन कोल माइंस। ठीक है, हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है, ये बेसिकली चाइना की तरफ एम किया गया है कि चाइना सीधा सीधा हमारे जो है देश में आके कोल माइनिंग स्टार्ट नहीं कर सकता, कोयला खदानें नहीं खरीद सकता है, इसलिए इसको ऐसे घुमा फिरा के कानून बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट इज इन टॉक्स विद बाइट डांस टू बाई टिकटॉक। बाइट डांस मैं मेरी पुरानी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है जो कि चाइनीज़ कंपनी है। ठीक है, तो इस देखिए आपको सारे एमसीक्यूज के आंसर मिलते जा रहे हैं। गवर्नमेंट टू रेज ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द पीएसयू इंश्योर्स टू इंप्रूव देयर सॉल्वेंसी आफ्टर स्क्रैपिंग प्लान्स टू मर्ज देम इनटू वन। बीच में 2 साल से बात चल रही थी कि जितने भी गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनियां हैं, एलआईसी के अलावा जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, उनको मर्ज करके एक इंश्योरेंस कंपनी बना दी जाए। लेकिन अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये डिसीजन स्क्रैप कर दिया। क्यों स्क्रैप कर दिया ये नहीं बताया। ये संभव है कि यूनियन वगैरह के जो विरोध की वजह से, या और भी कोई उनके पास रहे होंगे
कंसिडरेशंस, जिसकी वजह से उन्होंने इसको स्क्रैप किया। अब वो इन कंपनियों में पैसा डाल रहे हैं, कैपिटल डाल रहे हैं उनको सॉल्वेंट रखने के लिए। इससे पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं उनके पास कैपिटल का थोड़ा क्राइसिस चल रहा है। आने वाले दिनों में इस पर और डेटा हमें मिलेगा मेरे ख्याल से। फिर देखिए, गूगल हैज़ अनवेल्ड इट्स फर्स्ट 5G फोन्स पिक्सल 4a एंड पिक्सल 5। ये भी आपको MCQ का आंसर मिल गया। ओवर 40 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैव बीन ओपन्ड अंडर द गवर्नमेंट फ्लैगशिप PM जनधन योजना लॉन्च 6 years ago। ठीक है। फिर मिस्टर नितिन गडकरी, ही हैज़ suggested that India should create sovereign wealth funds to finance infra projects both within the country and abroad। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कैसे फाइनेंस किया जाए, 20-20, 30-30 साल बाद पैसा वापस आता है, रिटर्न आता है। ठीक है, तो इसमें बैंकों का पैसा घुस के फंस चुका है। तो बहुत ज़्यादा जो इंडिया में ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम चल रही है, हमारे बैंकों का NPA है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि हमें सोवरेन वेल्थ फंड बनाना चाहिए। सोवरेन वेल्थ फंड क्या होता है? सरकार का जितना पैसा है, मान लीजिए सरकार के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है या RBI में सरकार का जितना पैसा है, उसी को एक फंड बना दिया जाए। बहुत सारे देश, जनरली छोटे देश ही ऐसा करते हैं, पर बहुत सारे देश ऐसा करते हैं। उस पैसे को फिर वो इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उससे फिर जो रिटर्न आता है वो अपने देश के फंड का रिटर्न कहलाता है। तो उनका कहना है कि कोई बैंक पैसा देके फंसे, उससे अच्छा है कि हम सोवरेन वेल्थ फंड का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ वो देखिए एक इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि दूसरे देशों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हम इसके जरिए पैसा लगा सकते हैं। किसी के भी दिमाग में आएगा कि यार हमारे ही देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा के लोग फंस जा रहे हैं लंबे समय के लिए, हम दूसरे देश में जाके लंबे समय के लिए पैसा क्यों फंसाए? तो उसका जवाब वो हालांकि आर्टिकल में नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से वो ये है कि चाइना इसी तरह से दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। ये आज के दुनिया की रियलिटी है कि हमें दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा। अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं, इंडियन ओशियन रिम के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उन देशों को एक तरह से अपने गुट में शामिल रखने के लिए। नहीं तो वो चाइना के गुट में चले जाएंगे, चाइना वहाँ अपना नेवी का एक बेस बना लेगा और चाइना की जो स्ट्रैटेजी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में इंडिया को घेरने की, उस स्ट्रैटेजी के तहत इंडिया को घेर लेगा। ठीक है, तो हम तो देखिए, हम तो नहीं ऐसा चाइना के साथ हमारा कोई कंपटीशन है, हम चाहते हैं चाइना भी ग्रो करता करे, हम भी अपना ग्रो करेंगे। पर चाइना एक ऐसी महाशक्ति है, एक साम्राज्यवादी ताकत बन के उभर रहा है चाइना 21st सेंचुरी में, कि चाइना से कॉम्पीट हमें करना ही पड़ेगा। हम शांतिपूर्ण तरीके से अब अपना विकास नहीं कर सकते, चाइना हमें विकास नहीं करने देगा। ठीक है, तो अब हमें चाइना से आमने सामने लड़ने की आवश्यकता आ पड़ी है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि दूसरे देशों में भी हम पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, सोवरेन वेल्थ फंड के जरिए हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर ये लास्ट पॉइंट है इवन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये हमारे देश में एक बना हुआ है। देश भर में वैक्सीन का कहाँ यूज़ हो रहा है, उसकी क्या एफिकेसी है, उससे रिलेटेड डेटा इसमें कलेक्ट होता है। इसके बारे में और ज़्यादा कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन इवन का फुल फॉर्म जो है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ये 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में पहुंच चुका है अब तक, ऐसा आज के न्यूज़ में आया है। ठीक है, फिर देखिए न्यूज़ आर्टिकल में हम चलते हैं। रेड फ्लैग्स ओवर फॉरेस्ट स्ट्रेच, पावर लाइन फ्रॉम रायपुर टू गोवा ऑन पॉज। देखिए, रायपुर से गोवा तक बिजली की लाइन बिछाने की बात हो रही थी। आप मैप में देखिए, यहाँ मैप दिखाया हुआ है, बहुत दूर का ये मतलब दूर की कौड़ी है जिसे कहना चाहिए, बहुत दूर तक आप पावर ट्रांसमिशन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे गोवा तमनाड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है किसी विशेष उद्देश्य से कोई कंपनी बनाई जाती है तो उसको स्पेशल पर्पस व्हीकल कहा जाता है। तमनार जो है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में है। ठीक है, वहाँ पे बहुत बड़ी खदानें हैं कोयले की, और वहाँ पे गरे पलमा खदान जो है वो देश के सबसे ज़्यादा कोयला प्रोडक्शन करने वाली कोयला खदानों में से एक है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के उससे रिलेटेड फैसले भी आते रहते हैं कि कैसे पोल्यूशन रोका जाए वगैरह, तो इसलिए वो काफ़ी चर्चा में रहता है, नाम उसका काफ़ी न्यूज़ में आते रहता है। वहाँ से देखिए गोवा तक बिजली का लाइन बिछाने की बात थी, लेकिन हुआ ये है कि उसके लिए जो एनवायरनमेंट के क्लियरेंस लिए गए हैं उसमें NGT को या एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को पूरा बताया नहीं गया है कि कितने लंबे स्ट्रेच में कौन कौन से फॉरेस्ट वगैरह पड़ रहे हैं और कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट का डैमेज होगा। उसको छोटे छोटे यूनिट्स बता के परमिशन ले ली गई है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि देयर इज एन एब्सेंस ऑफ एनी क्यूमुलेटिव असेसमेंट, पूरा जोड़ के एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है। एक छोटे से हिस्से का एनवायरनमेंट पे छोटा सा असर पड़ रहा है, तो वो आपने मान लीजिए एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट है आपका, आपने उसको 5 हिस्सों में बांटा और उसके लिए अलग अलग अप्रूवल ले लिया, तो पांचों अलग अलग हिस्से का अपना इंडिविजुअल एनवायरनमेंट पे असर बहुत कम रहा होगा, तो अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है भाई चलो थोड़ा इंपैक्ट है एनवायरनमेंट पे। पर पांचों को जब हम जोड़ेंगे तब हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट है। ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है, उसके लिए एक पूरा क्यूमुलेटिव असेसमेंट करने की ज़रूरत है। ऐसी बात बोल रहे हैं इन अ लेटर टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऐसा जो है लॉयर श्रीजा चक्रवर्ती एनवायरनमेंट लॉयर हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट की बहुत
प्राइम अपोजर हैं, उन्होंने ये बात कही है, मतलब एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं वो, तो उन्होंने ये बात कही है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू एक्सेस डाइवर्शन प्रपोजल्स फॉर एनी लीनियर प्रोजेक्ट फॉर इट्स इंटायरिटी। तो मतलब पूरे प्रोजेक्ट में इंटायरिटी के साथ उसका प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करना, यही नॉर्म है, यही कानून है, इसी को बाईपास करके ये काम किया गया, जो कि जाहिर बात है कि गलत किया गया है। ठीक है, देखिए अब नीचे वाला जो बॉक्स है उसमें आप आ जाइए। कर्नाटका में ऑफिशियल्स ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फाइनेंस को बोला है कि कोई मिटिगेशन मेजर्स अभी तक प्रपोज नहीं किए गए हैं, जबकि जो प्रोजेक्ट है उसको ये यूनेस्को टैग्ड एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसको बाकायदा बाइफर्केट कर दे रहा है ना। जैसे कोई भी यूनेस्को ने टैग कर दिया है कि ये एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यहाँ इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, जैविक विविधता है कि इसको यूनेस्को ने भी रिकग्नाइज़ किया है। उसको अगर बीचों बीच से काटती हुई कोई बिजली की तार चली जाएगी तो एक बहुत बड़ा कॉरिडोर आपको पेड़ काट के भी रखना पड़ेगा। तो ये जाहिर बात है कि उस इलाके के जानवरों के लिए, फ्लोरा और फौना के लिए ये बात ठीक नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखिए इस आर्टिकल में, और ये आर्टिकल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, एक तो ये जो मैंने आपको बात बताई कि ऐसा हो रहा है, दूसरा ये गोवा तमनार ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये तमनार वाला नाम गरेपालमा माइंस, इनका नाम आपको कहीं किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आप याद रखिए। तीसरी बात, इस आर्टिकल में जिन जिन वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स का नाम लिया जा रहा है उनका एक बार आप विकीपीडिया पेज पढ़ लीजिए। ठीक है, उसमें कुछ भी अगर अलग से बात रहेगी, विकीपीडिया पेज के सबसे पहले जो पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसी में मेंशन कर दिया जाएगा, वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। कभी उससे रिलेटेड अगर कोई एग्जाम में पॉइंट आया तो आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि देखिए स्टैटिक के जो आते हैं क्वेश्चन वो भी ऐसे ही आते हैं, किसी ऐसे ही वाइल्ड लाइफ रिजर्व के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा जो कि न्यूज़ में आया हुआ है। ऐसे इस देश में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं जो है, जहाँ पर बहुत सारे कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किसी से भी रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, जो न्यूज़ में आए हैं उसी से पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात हो रही है काली टाइगर रिजर्व की। ठीक है, इसमें परमानेंट इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन होगा टू द टाइगर हैबिटेट ऑफ द मालेनाड मैसूर टाइगर लैंडस्केप। ये क्या है, ये आपको गूगल करके इसके बारे में पढ़ के रखना चाहिए। ठीक है, फिर भीमगढ़, राधानगरी और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं महाराष्ट्र में, इनके बारे में आप पढ़ के देखिए यहाँ कौन सी स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट है। कुछ भी अगर अलग लगता है इनको, हर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन सी स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट है ये हम याद नहीं रख सकते, पर अगर किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई बात यूनिक है, कोई जानवर है जो यहीं पाया जाता है, तो वो हमें याद रखने की बात हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, द कोटियागो एंड नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ गोवा। गोवा में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, इसमें टाइगर, लेओपर्ड, ब्लैक पैंथर, ढोल्स, बाइसन, स्पॉटेड डियर्स, सांभर्स, पाम सिवेट कैट, हॉर्नबिल्स, ऐसे ही इस तरह के जो जानवर और पक्षी हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द स्टेट हैज़ नॉट रिकमेंडेड अप्रूवल फॉर डाइवर्शन। इतना स्टेट ने राइट ऑफ वे यहाँ पर कर्नाटका स्टेट ने नहीं दिया है। ठीक है, इतने सारे के लिए ये उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट की क्या बाकी निटिग्रिटीज़ हैं, कैसे अप्रूवल मिलेगा, क्यों लिया गया, इसमें कहीं किस लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, अगली न्यूज़ पर चलते हैं। ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन का कैंडिडेट है वो फ्रंट रनर है, सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग वही लग रहा है। उसका लेट स्टेज जो टेस्टिंग होगा, ह्यूमन ट्रायल स्टेज 2 और स्टेज 3, वो इंडिया के लिए ओके कर दिया गया है। किसके द्वारा ओके किया गया है? इंडिया के टॉप ड्रग रेगुलेटर के द्वारा। वो कौन है? डीजीसीआई, डायरेक्टर जनरल ड्रग्स, डीजीसीआई है उसका फुल फॉर्म, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ने अप्लाई किया था कि हम इसकी वैक्सीन का ट्रायल इंडिया में करना चाहते हैं, तो उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया है। तो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन है। एस्ट्राजेनेका वो कंपनी है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस दवा पे रिसर्च कर रही है। द ऑक्सफोर्ड कैंडिडेट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्लोबल फ्रंट रनर्स फॉर द कोविड-19 वैक्सीन। दूसरा ग्लोबल फ्रंट रनर कौन है? मॉडर्ना कंपनी के द्वारा जो बनाया जा रहा है विद द यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज। ठीक है, और तीसरा कैंडिडेट कौन सा? जो फाइजर और बायोएनटेक मिलकर बना रहे हैं। ये ठीक है, इतना कौन कौन फ्रंट रनर है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडिया में लेट स्टेज ह्यूमन ट्रायल जो है वो ऑक्सफोर्ड वाले जो कैंडिडेट है, वैक्सीन कैंडिडेट है, उसका हो रहा है, और वो एस्ट्राजेनेका कंपनी भी उसमें इन्वॉल्व है, ये आप याद रखिए। ठीक है, देखिए डीसीजीआई जो है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, अब याद आ गया, उस समय अचानक से याद नहीं आ रहा था। एसआईआई जो है इन्होंने अप्लाई किया था, तो डीसीजीआई ने इसको अप्रूव किया है। डीसीजीआई जो है वो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएससीओ को हेड करते हैं। इसमें और कौन कौन मेंबर है ये आपको देखना चाहिए। देखिए मैं बार बार बोल चुका हूँ, मेरे ख्याल से 11-12 वीडियोज़ में मैं ये बात अब बोल चुका हूँ कि डीसीजीआई का नाम बहुत ज़्यादा इस बार न्यूज़ में आ रहा है। ये जो है फिर इंडिया में वैक्सीन अप्रूवल करने का जो पूरा इकोसिस्टम है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का ताना बना है। देखिए इसमें सीडीएससीओ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस पर अप्रूवल देता है। इसके हेड हैं डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो अप्लाई करके सीरम बनाने की कोशिश करता है, तो इसमें उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। ये पूरा इकोसिस्टम क्या है आपको क्लियर रहना चाहिए, ये आपसे एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, फिर द इंस्टीट्यूट जो है वो अब अपने फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल को स्टार्ट
कर सकते हैं। साथ ही साथ भारत बायोटेक का कोवैक्सीन का भी ट्रायल चल रहा है और ज़ायडस कैडिला का ज़ाइकोव-डी का भी ट्रायल चल रहा है। जो कोविशील्ड, इस दवाई का नाम कोविशील्ड है, ये आप याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। कोवैक्सीन जो हमारे यहाँ भारत बायोटेक बना रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलके, और दूसरा ये है कोविशील्ड जो कि ऑक्सफर्ड और ये जो दूसरी कंपनी जो है जिसका जिसका नाम मैंने लिया पिछली स्लाइड में, तो उन लोग मिलके ये बना रहे हैं, उसका नाम कोविशील्ड है, ये आप याद रखिए, ठीक है। इसमें नेशनल बायो फार्मा मिशन और ग्रैंड चैलेंजेस ऑफ इंडिया ने भी ट्रायल साइट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर इसका ट्रायल किया जाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर रेणु स्वरूप, उन्होंने कहा था कि ये जो साइट है ये इंडिया के प्रिपरेशन फॉर फाइनल स्टेज ट्रायल फॉर द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कैंडिडेट के लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसमें साइट्स की इतनी बात क्यों है, देखिए इंडिया में अलग अलग जगहों पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी रहती है, लोगों की जेनेटिक मेकअप या उनका कल्चर, फूड हैबिट्स, जो भी बोलिए, अलग अलग जगहों पर हम अलग अलग तरीके के लोग हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो इंसान है वो और चेन्नई में रहने वाले इंसान के शरीर में काफ़ी बदलाव हो सकते हैं। तो एक वैक्सीन जो मेघालय के व्यक्ति पे जैसा असर दिखाए, हो सकता है गोवा के व्यक्ति पे थोड़ा अलग असर दिखाए। तो ट्रायल जब हम करेंगे तो हम इन सारी बातों को ध्यान में रख के जितना ज़्यादा डाइवर्स एक ट्रायल ले सकते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग जिनको पहले से बीमारियां हैं, कोमॉर्बिडिटीज़, उन पे कैसे रिएक्ट करती है ये बात है ना, पुरुषों पे, स्त्रियों पे, बच्चों पे, बूढ़ों पे, अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग क्लास के लोग, अलग अलग इनकम ग्रुप के लोग, इन पे हम जरूर इसको टेस्ट करेंगे। तो ये ट्रायल साइट्स वाली जो बात है, ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये हालांकि किसी एग्जाम में मैं नहीं समझता कि आपसे पूछा जाएगा, मेंस में आंसर राइटिंग के अगर कोई भी वैक्सीन कैंडिडेट, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वगैरह, तो आपको ये पॉइंट मेंशन करना चाहिए कि उनका जो ट्रायल होगा वो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड सेट लेके चलेगा, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव हम रिजल्ट उसका मान के चल सकते हैं, ठीक है। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। नोबेल पीस लॉरिएट जॉन ह्यूम का देहांत हो गया है 83 ईयर्स की एज में। ही वॉज वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ द गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। सबसे पहले लेफ्ट में आपके जो मैप मैंने बनाया है वो आप देखिए, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है वो एक देश है और उसकी राजधानी है डबलिन, और उसके ऊपर का एक छोटा सा हिस्सा नॉर्दर्न आयरलैंड जो नॉर्थ में है वो इंग्लैंड का हिस्सा है, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, और उसकी राजधानी है बेलफास्ट, ठीक है। तो पूरा मसला यहाँ पर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विवाद, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी, उग्रवाद आप कह सकते हैं, काफ़ी सालों तक 60 के दशक से चालू होकर करीब समझिए 90 के दशक तक वहाँ पर उग्रवाद चला था, मिलिटेंसी चली थी। जैसे हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में अभी इशू है, जैसे काफ़ी समय तक नॉर्थ ईस्ट में इशू चला था, वैसे वहाँ पर भी इशू था। वहाँ पर आयरिश रिपब्लिकन आर्मी IRA जो है वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो हिंसा करता था, बम ब्लास्ट करता था, पुलिस पे, मिलिट्री पे हमला करता था, ठीक है। सिन फेन, SINN, सिन FIENN, फैन, वो उनका पॉलिटिकल पार्टी थी वहाँ पे, वो IRA की पॉलिटिकल विंग थी। जैसे LTTE मूवमेंट चली थी श्रीलंका में, वैसे ही सिन फैन और IRA की मूवमेंट चली थी नॉर्दर्न आयरलैंड में, ठीक है। उसमें अब उस मैप के नीचे आ जाइए आप, जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ था, गुड फ्राइडे यानी जो क्रिश्चियन धर्म का जो बहुत बड़ा ये त्यौहार है गुड फ्राइडे, तो उस दिन ये एग्रीमेंट हुआ था 1998 में, 10 अप्रैल 1998 में। उसमें क्या हुआ, बहुत बहुत बड़े स्तर पे एक लार्ज स्केल समझौता हो गया। तो प्रिटी मच वहाँ पे आप कह सकते हैं कि अब शांति है, प्रिटी मच एक एग्रीमेंट लोगों के बीच में हो चुका है। बहुत बड़ा एक मुद्दा तो यही है, देखिए कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का कहना है, जाहिर बात है कि हमारे देश का एक हिस्सा यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा क्यों रहेगा, हम आयरिश लोग हैं, वो नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग भी आयरिश लोग हैं, तो वो हमारे देश का हिस्सा हो जाएंगे, वो इंग्लैंड का हिस्सा क्यों रहेंगे। एक बात ये है, दूसरी बात ये थोड़ी कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट वाली बात भी है। चर्च इंग्लैंड में जो क्रिश्चियन धर्म का एक सेक्ट है, वो चर्च ऑफ इंग्लैंड अपना एंग्लिकन चर्च है, वो अलग उनका मतलब व्यवहार चलता है, और जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक और कैथोलिक जैसा एक क्रिश्चियन जैसा देश है। कैथोलिक क्रिश्चियन जो होते हैं, जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, फंडामेंटलिस्ट होते हैं ऐसा कहिए, वो अबॉर्शन को जो है गलत मानते हैं, धर्म के खिलाफ मानते हैं। अभी कुछ समय पहले तक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में कानून ये था कि कुछ भी हो जाए, किसी भी महिला को कोई भी बच्चे के अबॉर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, भले उस गर्भवती महिला के प्राण ही क्यों न चले जाएं, ठीक है। ऐसी एक भारतीय डॉक्टर थी आयरलैंड में, उनके साथ ये घटना हुई, वो गर्भवती हुई और ऐसी कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो गई कि उनका गर्भपात अगर नहीं कराया गया तो उनकी डेथ हो जाएगी। पर वहाँ तो कानून में है ही नहीं, अलाउ ही नहीं है किसी का अबॉर्शन करना। तो वहाँ पर कोर्ट में मामला चला, बहुत हुआ, उन्होंने अलाउ ही नहीं किया। तो उन महिला की जो भारतीय मूल की डॉक्टर थी उनकी डेथ हो गई। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों में इस बात को लेके हो हल्ला हुआ, लोगों में काफ़ी रोष इस बात को लेके प्रकट किया। तो काफ़ी प्रयासों के बाद अब वहाँ कानून बदला है कि कुछ मामलों में, खासकर ऐसे मेडिकल इमरजेंसी जैसे मामलों में अबॉर्शन को उन्होंने अलाउ किया है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने धर्म को लेके वो कितने ज़्यादा सेंसिटिव हैं। और तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यानी कैथोलिक लोग जो हैं, और वहीं जो नॉर्दर्न आयरलैंड के का एक वर्ग है, कुछ हिस्सा है जो एंग्लिकन है या
प्रोटेस्टेंट हैं तो उनके बीच में जो विवाद है वो आयरिश और इंग्लैंड वाली बात के साथ साथ ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वाला भी उसमें एक एंगल है। खैर ये तो कि इस बात को आप समझ सकें इसलिए मैंने आपको बताया। तो जाहिर बात है कि वहाँ पर काफ़ी हिंसा हुई, काफ़ी लोगों की जानें गई। इसमें जो दोनों साइड के लोग जो साथ आए और जिन्होंने इस पीस एग्रीमेंट के लिए प्रयास किया उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। उसमें जॉन ह्यूम, देखिए ये ही वॉज अ की रोमन कैथोलिक आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड 1998 गुड फ्राइडे पीस एग्रीमेंट। ये कहा गया रोमन कैथोलिक किसी का जबरन धर्म क्यों मेंशन किया गया यहाँ पे, इसीलिए मेंशन किया गया, इसलिए मैंने आपको ये बैकग्राउंड बताया कि वहाँ पर धर्म महत्वपूर्ण है। कि वहाँ पर अगर मान लीजिए इराक में शिया और सुन्नी समुदायों के बीच में समझौता होता है तो अगर शिया लोगों की तरफ से जो व्यक्ति सामने आया है वो शिया है, ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। तो वहीं पर ये रोमन कैथोलिक आर्किटेक्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड के जॉन ह्यूम, उन्होंने उनकी 83 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। वो एक सिविल राइट्स कैंपेनर माने जाते हैं और उन्होंने पीस नेगोशिएशन स्टार्ट किए थे ब्रिटिश रीजन में जाके। जब उन्होंने देखा कि अर्ली 1990s में कितना ज़्यादा खून खराबा हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई हमें शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले का कुछ समाधान खोजना चाहिए, ठीक है। फिर नॉर्दर्न आयरलैंड के उस समय जो फर्स्ट मिनिस्टर थे यानी प्राइम मिनिस्टर या कहिए या चीफ मिनिस्टर कहिए, डेविड ट्रिम्बल थे, वो प्रोटेस्टेंट अल्स्टर यूनियनिस्ट पार्टी के थे। तो जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं नॉर्दर्न आयरलैंड के वो चाहते हैं हम इंग्लैंड के साथ रहें, हम ये हार्ड विंड रोमन कैथोलिक जो आयरिश देश है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है उसके साथ न जाएं। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में समझौता हुआ रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वर्ग के बीच में, ठीक है। तो ये इसलिए ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा जॉन ह्यूम कौन थे। अमेरिका में भी सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, जॉन लुइस उनका नाम है, क्या मैं भूल रहा हूँ, मेरी वीडियोज़ में मैंने कई बार इसको मेंशन किया है। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने उनका नाम नोट कर लिया होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि उनके बारे में क्वेश्चन आए। वैसे ही जॉन ह्यूम का नाम भी आप नोट कर लीजिए। अगर आपको जिन यूएस सिविल राइट्स एक्टिविस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ वो आपको नहीं पता है तो अभी गूगल कीजिए यूएस सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हु डाइड दिस ईयर, उनका नाम आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये नाम आप याद रखिए, इनसे आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि इन्हें किस लिए याद रखा जाता है। जैसे मैंने अपने एमसीक्यू में पूछा इन्हें किस बात के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आज आया था कि इंडिया मस्ट स्टार्ट वर्क ऑन 6G नाउ। अभी तो 5G के बारे में हम हल्का हल्का सुन रहे हैं, अधिकतर लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो 5G का एक अक्षर भी नहीं जानते होंगे कि 5G में क्या अलग है। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा ये आर्टिकल ये लिखा है कि भारत को हमें एक कदम आगे रहना चाहिए टेक्नोलॉजी के फील्ड में, है ना। इस आर्टिकल का आखिरी लाइन देखिए, डू यू वांट टू लीड और ब्लीड, है ना। अगर हम लीड करेंगे 6G टेक्नोलॉजी में तो जो 6G में आने वाले समय में जो नेटवर्क के कंपोनेंट होंगे या नेटवर्क के जिस तरीके से सॉफ्टवेयर बनेंगे उन सब में इंडियन कंपनीज़ का बोलबाला होगा। हमारी कंपनियों को प्रोजेक्ट मिलेंगे, हमें वो पेटेंट मिला होगा जिसके ज़रिए हम विदेशों में काम करेंगे और रेवेन्यू जनरेट करेंगे। या अगर हम दुनिया के बाद 6G में आते हैं तो हर विदेशी कंपनी ने 6G टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली होगी और फिर वो हम उन्हें पैसे दे के अपने देश में 6G टेक्नोलॉजी बिल्ड करेंगे, है ना। हम ये नहीं चाहते हैं। इसमें ये आर्टिकल बहुत टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल उन्होंने लिखा है। जो इसमें रुचि रखते हैं वो डिटेल में इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, खासकर वो पोर्शन जो मैंने हाईलाइट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ इसमें जो कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं वही हम देखेंगे जो एमसीक्यू के लिहाज से महत्वपूर्ण है। जैसे 5G जो है उसमें पीक स्पीड 1 Gbps की मिलेगी, 4G में 20 से 100 मेगाबाइट पर सेकेंड की मिलती है MBPS की, लेकिन 6G में 1 TBPS यानी 1000 Gbps की स्पीड हमें मिल सकती है। गीगाबाइट्स पर सेकेंड, टेराबाइट्स पर सेकेंड और मेगाबाइट्स पर सेकेंड, ये उनके फॉर्मूले हैं, ये उनके फुल फॉर्म है, सॉरी। तो ये आप याद रखिए कि 5G की पीक स्पीड कितनी है, 6G में पीक स्पीड कितनी प्रॉमिस हो रही है और 4G की पीक स्पीड कितनी है, ये आपसे पूछा जा सकता है साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में, ठीक है। फिर इसमें और कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई कि जैसे 6G में क्या होगा अगर मैं अपना 3D होलोग्राम कहीं पर प्रोजेक्ट करना चाहूँ। दोस्तों आने वाले समय में जब हम फ़ोन पे बात करेंगे तो हमें सिर्फ आवाज़ सुनाई नहीं देगी, सिर्फ वीडियो दिखाई नहीं देगा, सामने वाले व्यक्ति का होलोग्राम यानी 3D जैसा एक अवतार जैसा उसका उस व्यक्ति का आपके सामने प्रकट होकर वो आपसे बात करेगा। लेकिन उसके लिए हमें नेटवर्क बैंडविड्थ तो चाहिए, उसको मतलब टेक्नोलॉजिकली करने की हमारे पास कैपेबिलिटी आज की डेट में है। नरेंद्र मोदी जी ने जब 2013 में वो अपना इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे 2014 में, तब उन्होंने ये इसको इम्प्लॉय किया था, जगह जगह उनका होलोग्राम भाषण देता हुआ दिखाई देता था। पर ये हर घर में हो जाए, फ़ोन का कॉन्वर्सेशन ही ऐसा बन जाए, उसके लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि 6G ही हमें उपलब्ध करा सकता है, 5G नहीं करा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी है जो आपके मेंस में आंसर राइटिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो थर्ड कॉलम है लेफ्ट से, उसमें मैंने जो पॉइंट हाईलाइट किया है, यूजेज एक्सपैंड्स टू फिल द नेटवर्क कैपेसिटी अवेलेबल। कोई अगर कहे कि भाई इतनी नेटवर्क कैपेसिटी लेके क्या करोगे, चलो एक
होलोग्राम तुम बना लोगे, उससे ज़्यादा आप क्या करोगे? तो बात ये नहीं है, जितनी नेटवर्क कैपेसिटी आपके पास होगी उतनी यूटिलिटी आप निकाल लेंगे। पहले आप कैपेसिटी तो बिल्ड करिए। फिर यहाँ पे पार्किंसंस लॉ बताया गया है। पार्किंसंस लॉ क्या है? वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द अवेलेबल टाइम, यानी जितना टाइम है काम उतना टाइम लेता है। मैथ्स में हम लोग सॉल्व करते हैं टाइम एंड वर्क वाले कि 4 लोग 5 दिन में एक काम करते हैं, तो 5 लोग 4 दिन में उसको कितने समय में कर पाएंगे वगैरह वगैरह। पर वो काम एक फिक्स्ड यूनिट नहीं है। जैसे अगर आपका एग्जाम कल है तो आप पूरी बुक आज पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन वही सेमेस्टर के स्टार्ट में कल आपका क्लास टेस्ट है, आधा चैप्टर आने वाला है, वो भी आप पढ़ नहीं पाते हैं पूरा, है ना। तो इसी से पता चलता है जितना टाइम उपलब्ध है काम उतना एक्सपैंड हो जाता है। और उसी को बोल रहे हैं जितनी नेटवर्क कैपेसिटी उपलब्ध होगी उतने ज़्यादा हम टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट निकाल लेंगे। इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या टेक्निकल चैलेंजेस है ये भी उसमें बताया गया है, उतना ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। एक और जो कीवर्ड इसमें बताया गया है, आखिरी कॉलम में आप आ जाइए, राइट साइड का सबसे जो राइट मोस्ट कॉलम है उसके टॉप में देखिए, जो मैंने हाईलाइट किया है, लो मोबिलिटी लार्ज सेल, LMLC। इसमें बताया गया है कि इंडिया की रियलिटी ये है। इंडिया में क्या होता है कि लार्ज सेल हम बनाते हैं और उसमें मोबिलिटी कम रखते हैं, ठीक है। इतना बस आप याद रखिए, ज़्यादा इसको समझने की आपको ज़रूरत नहीं। जिन्हें इंटरेस्ट है वो गूगल करके पढ़ सकते हैं, जाहिर बात है, पर बहुत ज़्यादा इसमें आपको जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है उतना ज़्यादा आसानी से इसे नहीं समझ पाएंगे। लो मोबिलिटी लार्ज सेल, LMLC, इन टर्म्स ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी और 5G टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ LMLC, ऐसा करके आपको MCQ आ सकता है। तो आप याद रखिए लो मोबिलिटी लार्ज सेल, ये इसका पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें यही बात बोली जा रही है कि इंडिया को ग्लोबल लीडर अगर बनना है तो 6G में हमें रैपिड स्ट्राइड्स करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। आज की आखिरी न्यूज़ है, देखिए, इम्पार्टिंग एजुकेशन टू ट्राइबल्स इन देयर लैंग्वेज वोंट बी हार्ड फॉर ओडिशा। ऐसे तो बहुत हार्ड है। देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसने बताया है कि 5वीं तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाना है, या जो रीजनल लैंग्वेज उस रीजन की है उसमें पढ़ाना है, या उस स्टेट की जो लैंग्वेज है उस स्टेट लैंग्वेज में आपको पढ़ाना है, ठीक है। मतलब मदर टंग में पढ़ाना है, या तो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना है, या स्टेट लैंग्वेज में पढ़ाना है, ठीक है। उनको इंग्लिश मीडियम में, मतलब विदेशी लैंग्वेज के मीडियम में नहीं पढ़ाना है। तो ये कहना आसान है। अब जैसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप जहाँ होंगे, हर ट्राइब की अपनी अलग भाषा होगी, उसको आप हर ट्राइब में पढ़ाने के लायक आपको टीचर्स चाहिए, फिर आपको टेक्स्ट बुक्स चाहिए उसमें पढ़ाने के लिए, है ना। तो ये तो आज बोलेंगे और कल तो हो नहीं जाएगा। लेकिन उड़ीसा का ऐसा कहना है कि उड़ीसा काफ़ी समय से, पिछले 2 दशकों से मल्टीलिंगुअल एजुकेशन सिस्टम चला रहा है, MLE, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उड़ीसा ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द ट्राइबल मैप, क्योंकि यहाँ पर, जो कि मैंने MCQ में पूछा था, 62 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ यहाँ पर हैं इंडिया में, उड़ीसा में, और 13 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइब्स इंडिया में उड़ीसा स्टेट में है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। 1-2 बार पहले भी किसी और न्यूज़ के संबंध में इस पे बात हो चुकी है, मैं मेरे वीडियोस में इस पे बात कर चुका हूँ, मुझे याद आ रहा है। तो एग्जाम में आ सकता है, जो बात बार बार न्यूज़ में आती है वही तो एग्जाम में आती है। ये जो ट्राइब्स हैं ये 21 लैंग्वेज बोलते हैं, और उस 21 लैंग्वेज के अंदर 74 डायलेक्ट्स बोलते हैं, 64 डायलेक्ट हुआ करते हैं, ठीक है। इसमें से 21 ट्राइबल लैंग्वेज में 7 की अपनी खुद की लिपि है, एक स्क्रिप्ट है अपनी खुद की, ठीक है। लेकिन उड़ीसा में टोटल 3500 ट्राइबल लैंग्वेज टीचर्स भी हैं, वो पहले से तैयार हैं, जो कि MLE प्रोग्राम के अंडर ट्रेंड है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रोग्राम के अंडर वो ट्रेंड है, ठीक है। अकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर उन्होंने बनाया हुआ है, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SC/ST/RTI से मिलके उन्होंने, इट इज़ प्रॉब्ली द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंटायर कंट्री विच हैज़ प्रिपेयर्ड सप्लीमेंट्री रीडर्स इन 21 ट्राइबल लैंग्वेजेस फॉर क्लास 1 to 3। सप्लीमेंट्री रीडर क्या होता है याद करिए, स्कूल में आपके साथ एक टेक्स्ट बुक होती थी और साथ में एक सप्लीमेंट्री रीडर होता था जिसमें कहानियाँ होती थी वगैरह वगैरह। तो 21 ट्राइबल भाषाओं में इन्होंने सप्लीमेंट्री रीडर तक लिख के रख लिए हैं क्लास 1 से क्लास 3 तक के लिए। बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है, ये देश में बहुत ज़्यादा इसको मतलब फॉलो करने लायक बात है। और गवर्नमेंट ने 21 ट्राइबल लैंग्वेज का लेक्सिकन भी बना लिया है, यानी जो कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं उनकी एक डिक्शनरी जैसी उन्होंने बना ली है 21 अलग अलग ट्राइबल लैंग्वेजेस की, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ट्राइबल बच्चे जो हैं वो अब सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ पा रहे हैं। वो क्या है, उसमें जो उड़ीसा की जो लोकल फोकलोर कहानियाँ हैं उनकी वही है, पर हर ट्राइब के हिसाब से उसकी लैंग्वेज में अलग से लिखी हुई है। तो बच्चे अब जिस भी ट्राइब के वो बच्चे हैं अपनी मातृभाषा में पढ़ लेते हैं उसको, सप्लीमेंट्री रीडर को, ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडर वैसे भी बाइलिंगुअल है, यानी ज़रूर ट्राइबल भाषा में और उड़िया भाषा में होंगी, और वो पिक्टोरियल भी है, उसमें कहानियों के ज़रिए भी बच्चों को, मतलब चित्र के ज़रिए भी कहानियाँ समझाई जा रही हैं, तो बच्चों के लिए समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। साथ ही साथ वहाँ पे संथाली मीडियम स्कूल चलते हैं। संथाली जो है वो आदिवासियों की भाषा है, उड़ीसा में मयूरभंज और क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है। और ये 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, किसी भी सीरियस UPSC एस्पिरेंट को हाथ पे एकदम
मुंह ज़बानी याद होना चाहिए संविधान के अलग अलग शेड्यूल्स में क्या मेंशनड है। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में वो लैंग्वेजेस मेंशनड हैं जो कि गवर्नमेंट की आधिकारिक लैंग्वेजेस हैं। रिसेंटली संथाली को भी उसमें शामिल किया गया था, ठीक है। तो संथाली, बोडो, मैथिली एक साथ शामिल किए गए थे 2004 या 2006 में, मुझे ऐसा याद है। तो ये आप चेक कर लीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो ज़रूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऐसे 500 प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं जो कि संथाली मीडियम में है। तो यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि उड़ीसा इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे है, ठीक है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं, उनको कैसे डिफाइन किया जाता है, क्लियर कट 2-3 उसमें पॉइंट है, मैं मेरे पुराने वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। आपको क्लियर नहीं तो तुरंत अभी गूगल करके आप देख लीजिए। साथ ही साथ ये आप याद रखिए कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा ट्राइबल डाइवर्सिटी है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन वहाँ पे होता है। संथाली लैंग्वेज कहाँ कहाँ बोली जाती है उड़ीसा में, संथाली लैंग्वेज कब 8th शेड्यूल में ऐड की गई, ठीक है। ये सब बातें आप याद कर लीजिए, तो आपको इस न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आपको बन जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, ये थी मेरी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको पसंद आ रही हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिन ग्रुप्स का आप हिस्सा हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स का, फेसबुक ग्रुप्स का, वहाँ पर इन वीडियोज़ को शेयर करिए। साथ ही साथ आपकी और जो डिमांड्स हैं, किस तरह का कंटेंट आप चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट आपको पसंद नहीं आ रहा है, वो मुझे बताइए। जिस तरह का आप डिमांड रखेंगे उस तरह की सप्लाई मेरे एंड से आपको हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है जो बात मैंने आपको बताई उसको आप फॉलो करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं कल।